हेडिंग डालिए, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी, आर्थिक समृद्धि की सीमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समृद्धि के मॉडल पे एक सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ था, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी। लिमिट टू ग्रोथ 60-70 का दशक था, आर्थिक समृद्धि बहुत चरम पे पहुंच चुकी थी और संसाधनों का उपयोग शुरू हो चुका था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया और वहीं से मेरे ख्याल से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही आधार है वही 60 के और 70 के दशक में आया। सवाल ये पूछा गया कि आप आर्थिक समृद्धि करना चाह रहे हैं, आप जो है संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन कितना, और ये रिसोर्सेज आपके आएंगे कहाँ से, और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, कितना अमाउंट इसमें जो है यूटिलाइज किया जाएगा। इसको जो है वो सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे गए और यहीं पर जो है चेक बैलेंस हुआ कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को क्या करेगा, कंज्यूम कर जाएगा, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, हम कंज्यूम कितना करेंगे और कंजप्शन की हमारी लिमिट क्या क्या होगी। चलिए लिखिए, लिमिट टू ग्रोथ रिप्रेजेंट्स द एनवायरमेंटलिस्ट विजन ऑफ ए, देखो आर्थिक समृद्धि की सीमाएं मॉडल एक पर्यावरणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एनवायरमेंटलिस्ट विजन ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, पर्यावरणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें बढ़ती हुई आबादी का दबाव, विजन ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेसिंग अगेंस्ट फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ, जिसमें बढ़ती हुई आबादी, क्या लिखा, बढ़ती हुई आबादी का दबाव और संसाधनों के मध्य और घटते संसाधनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया है। पॉपुलेशन प्रेसिंग अगेंस्ट फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Right. This idea was first presented by Club of Rome. इस विचार को सबसे पहले क्लब ऑफ रोम नामक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्थापना सन 1968 में हुई। Was funded in 1968. यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल ग्रुप, दिस इज अ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में प्रमुख दर्शन शास्त्री, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फिलोसफर, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट शामिल थे। राइट, नेक्स्ट लिखो, फॉरेस्टर मीडो मॉडल, आगे इसी में लिखो, फॉरेस्टर मीडो मॉडल, फॉरेस्टर मीडो मॉडल। क्या खास बात है इसकी? लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी जो हमने सबसे पहले क्लब ऑफ रोम में एक बातचीत शुरू हुई, बातचीत ये शुरू हुई कि यार हम अपने संसाधनों को कहाँ लेकर जा सकते हैं, इसकी लिमिट्स क्या क्या हो सकती हैं। लेकिन आगे चलकर जो है फॉरेस्टर ने इसको एक वैज्ञानिक आधार दिया कि आखिर लिमिट टू ग्रोथ के क्या मतलब है। उन्होंने कुछ अपने एजम्पशंस दिए कि अगर हमने जल्दी ही अपने संसाधनों स्पेशली नॉन रिन्यूएबल पे अपना जो है वो सही तरीके से नहीं प्रस्तुत किया तो आने वाले समय में जो है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसको कई जो राजनीतिक समूहों ने भी समर्थन दिया, कई सरकारों ने भी इस पर ध्यान दिया,
लेकिन आगे चलकर जो यूएस है या तमाम पूंजीवादी देश हैं, इसको अति निराशावादी सिद्धांत बनाकर इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की, क्योंकि इसने बताया, प्रूव किया कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर आपकी जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही और आपके संसाधन इसी तरह समाप्त होते रहे तो अंत में क्या होगा, अंत में मानवता को खत्म होना पड़ेगा। लिखिए, द स्पेशल मॉडल ऑन लिमिट टू ग्रोथ वॉज डेवलप बाई, देखो आर्थिक समृद्धि की सीमाओं पर एक विशेष मॉडल, स्पेशल मॉडल ऑफ ऑन लिमिट टू ग्रोथ वॉज डेवलप बाई प्रोफेसर फॉरेस्टर। आर्थिक समृद्धि की सीमा पर एक विशेष मॉडल प्रोफेसर फॉरेस्टर ने विकसित किया, लिमिट टू ग्रोथ वॉज अंडरटेकन बाय हिज कलीग। आगे चलकर इस मॉडल को डेनिस मीडोज ने और विकसित किया। लिमिट टू ग्रोथ वॉज अंडरटेकन बाय हिज कलीग डेनिस मीडोज, और विकसित किया कलीग डेनिस मीडोज। दिस इज नोन एज फॉरेस्टर मीडोज मॉडल। देखो, एजम्पशंस ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि की परिकल्पनाएं। आर्थिक समृद्धि की परिकल्पनाएं, एजम्पशंस। देखो, यह मॉडल 6 मुख्य परिकल्पनाओं पर आधारित है। मॉडल इज बेस्ड ऑन 6 मेजर एजम्पशंस। 6 मुख्य परिकल्पनाओं पर आधारित है, बेस्ड ऑन 6 मेजर एजम्पशंस। तो जो कि मॉडल्स में क्या होता है, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अभी, अच्छा हुआ आज क्वेश्चन पूछा, तो क्या होता है, एजम्पशंस का मतलब होता है कि ये स्थितियां होंगी तभी ये मैं मॉडल बनाता हूं। तो इन्होंने पहला ये बताया कि जो भी आपके इस धरातल पर जो आपके नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय में आप किसको गिनते हो, जैसे खनिज संसाधन हो गए, जैसे तुम्हारे ऊर्जा संसाधन हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सब क्या है, जिनको वापस पुनर्भरित नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है कि इनकी जो संख्या है वो फाइनाइट है और आने वाले समय में जनसंख्या इसका जब उपभोग करेगी तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहला लिखो, अ फाइनाइट स्टॉक ऑफ एक्सप्लॉइटेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला लिखो, धरातल पर गैर नवीकरणीय संसाधनों का सीमित भंडार, गैर नवीकरणीय संसाधनों का सीमित भंडार, एक्सप्लॉइटेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा इन्होंने कहा कि भूमि जो है वो क्या है, निश्चित है। अब इसमें क्या होगा, उसका प्रारूप बदलेगा। कुछ लोग कृषि के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग उद्योग के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग सड़कों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग आवास के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और इधर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां हमने बात करा था, सबके पास क्या हो गया, परचेसिंग पावर आनी शुरू हो गई, तो लोग क्या होगा, धीरे धीरे लैंड्स पे अपना जो है वो अधिकार जमाना शुरू करेंगे और आगे चलकर क्या होगा, संघर्ष बढ़ता चला जाएगा और अंत में क्या होगा, कृषि को अपनी भूमि को खोना पड़ेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, अंत में खाद्य सुरक्षा आपकी खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट लिखो, अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ लैंड। लिखो, अन्न को उत्पादित करने के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता, अन्न को उत्पादित करने के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता, फाइनाइट अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो फूड, दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो फूड, सीमित उपलब्धता। तो पहले इन्होंने कहा कि जो नॉन रिन्यूएबल है फिक्स है, ये फिक्स अमाउंट है। दूसरा इन्होंने कहा लैंड भी क्या है, जो एरेबल है, जहां पर आप जो है वो खाद्यान्न उत्पादन कर, वो फिक्स है। तीसरा कहते हैं कि इन्वायरमेंट इटसेल्फ, अभी मैंने बताया कि धारणीय विकास में एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, धारणी, जिसे हम लोग धारिता क्षमता कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी? अर्थ हैज अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है, अर्थ के पास क्या है, बहुत ज़्यादा जो है तम्यता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए 10-20 पेड़ काट ले गए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अर्थ उसको रीजनरेट कर लेगी। ऐसा नहीं कि एक बार पेड़ कट गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। नदियों से आपने पानी निकाल लिया तो उसमें पानी नहीं आएगा। क्या होता है कि धरती के पास यानी अर्थ के पास अपनी जो है कैरिंग कैपेसिटी होती है। आज आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्या होगा, जो पेड़ है उसको कुछ समय बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको क्या कर देंगे, बायोमास के साथ अटैच कर देंगे। सो दीज आर नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, यानी आपकी हरकतों को बर्दाश्त करने की क्षमता, उसको पुनर्भरित कर देगी, फिर उसको जो है वो रिजनरेट कर देगी। लेकिन इससे बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप उसकी जो है वो कैरिंग कैपेसिटी से आगे निकल जाओगे, फिर वहां पर क्या होगा, फिर वो आपको रीजनरेट इसको नहीं कर पाएगी। जैसे कि वो नदियां सूख गई हैं तो हम उस कैरिंग कैपेसिटी आगे निकल गए, आप आगे निकल गए, ठीक है, अब आगे निकल गए, ठीक है, वो सीमा पार हो गई। मतलब वही तो कह रहे हैं, जब तक वो आपको बर्दाश्त कर सकती है तब तक आप तो खेलते कूदते रहिए, लेकिन एक बार आप उसका थ्रेशोल्ड यानी कि उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है क्रॉस कर गए तो उसके बाद अब वापस आना आपका संभव नहीं है, ठीक है, अब संभव नहीं है। तो यहां पर भी ये जो थर्ड उसने पॉल्यूशन को इसका एनवायरमेंट को लिया। नेक्स्ट देखो, अ फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट लिखो, पर्यावरण की प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता, पर्यावरण की प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता सीमित है। A finite capacity of the environment to absorb pollutant. Next one. तीसरा कहता है, यानी ये क्या कह रहा है, पर्यावरण की भी क्षमता क्या हो गई, सीमित है। आपके इससे ज्यादा ना तो एयर पॉल्यूशन को डील कर सकता है ना वाटर पॉल्यूशन को। चौथा कह रहा है कि जो आपके पास लैंड था, पहली बात तो ये घट रहा है, बोला इस लैंड की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप कुछ भी कर लो, फर्टिलाइजर ही फर्टिलाइजर डाल दो, लेकिन ये उससे ऊपर कभी भी उत्पादित नहीं कर सकता, ये अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचकर क्या होगा, डंप हो जाएगा। क्लियरली, तो इन्होंने अगला मॉडल दिया, लिखो द फाइनाइट यील्ड ऑफ द फूड, लिखो फाइनाइट यील्ड ऑफ फूड प्रति इकाई भूमि से अधिकतम उत्पादन की निश्चित सीमा, finite yield of food that can be obtained from each unit of land, उत्पादन की अधिकतम सीमा, यानी उससे आप ऊपर जो है कुछ भी निकाल नहीं सकते, each unit of land। नेक्स्ट लिखो, फिर ये कहते हैं आगे जैसे जैसे क्या होगा, तुम्हारे पास सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, ठीक है, आप तेजी से बढ़ जाओगे। और 1960 का दशक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा दशक था जहां लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली बढ़नी शुरू हुई, और नतीजा आप देख ही रहे हैं, जैसे 1 अरब लोग जो है पिछले कुछ सालों के अंदर ही क्या हुआ, मुख्य धारा के साथ जो है वो मुख्य जनसंख्या के साथ जुड़ते चले गए। लिखो आगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की 4 घातांकी वृद्धि, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल, इसी में आउटपुट, प्रदूषण और औद्योगिक उत्पादन, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट एज लॉन्ग एज रिसोर्स सप्लाईज, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक संसाधनों की आपूर्ति हो रही है। संसाधनों की आपूर्ति हो रही, बिजली बना रहे हो, कोयला जला रहे हो, कब तक जलाओगे, जब तक कोयला है, ठीक है, यानी उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्लगिश हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, अब इन्होंने छठा एग्जाम्पशन दिया कि आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर लेते हो लेकिन फिर भी बचोगे नहीं। इन्होंने छठा एग्जाम्पल दिया, फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, देखो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीक में निरंतर बदलाव, सच एज बर्थ कंट्रोल, उदाहरण के लिए जनसंख्या नियंत्रण, एग्रीकल्चर यील्ड, कृषि उत्पादों को बढ़ाने की तकनीकी,
हैज ऑल्सो इट्स लिमिट, की भी एक सीमा है। क्योंकि तकनीक में परिवर्तन जो होगा वो भी एक समय लेगा। अब आप ये सोचो कि आप एक ऐसा पौधा लगाओ जिसमें नीचे गेहूं, ऊपर चावल, और उसके बाद क्या होगा, दाल भी हो जाए और ऊपर आलू भी आ जाए, दाल भात चोखा, पूरा काम हो जाए, एक ही बार ऐसे निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। में भी हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में हम ये पॉसिबल कर लें, लेकिन तब तक आपकी पॉपुलेशन का एक बहुत हिस्सा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, वो ग्रेजुअल नहीं जा रही है। तो वो क्या होगा, वो इसको बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगी। पॉपुलेशन तो बढ़ती चलेगी लेकिन टेक्नोलॉजी उसके साथ अडॉप्टिव नहीं हो पाएगी। भाई हम कुछ ऐसा पैदा करें, जैसे कोशिश हो रही है कि ऊपर जो है वो तनों पर टमाटर हो, नीचे आलू हो, ठीक है, पत्तियां कुछ ऐसी हो जिससे चाय बन जाए, तने कुछ ऐसे हों जिससे जो है वो दातुन वातुन हो जाए, सारा काम उसी में हो जाए। मे भी हम कर सकें, आने वाले टाइम में हम हो सकता है कि पॉसिबल करें, लेकिन तब तक क्या होगा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो 6 एजम्पशन उन्होंने दिए कि आपके पास जो है वो आपके पास 6 लिमिटेशंस हैं। अब उन्होंने इसके आधार पर लिमिट टू ग्रोथ को इस्टेब्लिश किया और कहा कि आप अगर इसी तरह का इकोनॉमिक मॉडल लेकर चलते रहे तो निश्चित रूप से आपका जो है वो विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि आपके पास जो होगा वो आउटपुट नहीं आएगा। आगे इसको भी निराशावादी मॉडल में कहा जाता है। वो सभी जिसने जो ग्रोथ को चैलेंज किया और पश्चिम के देशों ने उसको जो है वो अपने लिए सुटेबल नहीं माना, उसको निराशावादी मॉडल की कैटेगरी में रख दिया है। तो जब भी निराशावादी मॉडल की बात करोगे तो मॉल्थस भी निराशावाद में आते हैं और इसमें, क्योंकि इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर तुम्हें पढ़ना है। जब तुम थ्योरीज के साथ आगे बढ़ोगे तो उसमें मानवतावादी, निराशावादी, पर्यावरणवादी ये थ्योरीज पढ़नी है, तो एक्चुअली कुछ और नहीं, इन्हीं को वापस लेकर आके पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें जो है दार्शनिकों के नाम के साथ थ्योरी सेम वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम आराम से पढ़ रहे हैं कि इसका हमारा एक बेस बन जाए। चलिए, तो ये हमारा जो है वो सिस्टम रहा। अब इसके आधार पर उन्होंने दुनिया के सामने कुछ चरण रखे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रन, सेकेंड रन, थर्ड रन, फोर्थ रन, उन्होंने अपने रन्स रखे कि भाई अगर ये ऐसा होगा, एजम्पशन देंगे कि चलिए अब इन्होंने के आगे अपने इस 6 एजम्पशन को इनफाइनाइट करेंगे। वो कहते हैं कि चलिए आपके हम लैंड को, पूरे दुनिया में खाली लैंड ही लैंड है और आप खाली कृषि कर रहे हैं, बोला फिर भी नहीं बचोगे। बोले चारों तरफ इंडस्ट्री है और रिसोर्स आपके नॉन रिन्यूएबल इनफाइनाइट कर देते हैं, बोले फिर भी नहीं बचोगे। फिर यही अब एजम्पशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट नॉन रिन्यूएबल यूज करना शुरू कर दोगे तो एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, आप चोक करना शुरू कर दोगे, आपके पास सांस भी नहीं बचेगी, आपकी भूमि नहीं बचेगी, मरना तब भी तय है। बोले आप जब ढेर सारा उत्पादन, अन्न का उत्पादन करना शुरू कर दोगे, मरना तब भी तय है। तो वो सारे जो है ये अपने एजम्पशन के बेसिस पे मॉडल देते हैं और इसको कई बार डूम्सडे थ्योरी कहा जाता है। मतलब कि ये क्या है, डूम्सडे का मतलब विनाश का दिन, विनाश काल की जो है ये थ्योरी है। तो इसके बाद में जो इसके नेक्स्ट रन है इसके बाद में डिस्कस करूंगा। एजम्पशंस जो है वो क्लियर हैं आपके? हाँ, देखते हैं, यही तो मजेदार बात है, यही तो मजेदार बात है कि आप इनफाइनाइट प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दोगे, मरना तब भी तय। अब जैसे सपोज दैट, अभी प्रेजेंटली देख लेते हैं, तुमने फूड ग्रेन का इनफाइनाइट प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, तो बाजारवादी जो आपका मॉडल है वो जब कहता है कि किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, तो आने वाले टाइम में जो उत्पादक है वो जो क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर है वो निराश हो जाएगा, बाहर जाना चाहेगा, और जब वो बाहर जाना चाहेगा तो फिर से साइकिल आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन की डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। मतलब इनका कुल मिला के बचना नहीं है आपको। और उस कंडीशन में भी जब एक्सेस प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे आप तो धीरे धीरे लैंड अपनी फर्टिलिटी को क्या कर देगी, ठीक है, तो बचना फिर भी नहीं है आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको डूम्सडे थ्योरी कहते हैं। क्लियर है? तो ये इस इकोनॉमिक मॉडल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ग्रोथ थ्योरी को क्या करती है, चैलेंज करती है। ठीक है, यहाँ आज का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। किसका? जैसे कौन सी बात? प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी सर, जैसे क्यों? अभी तुमने वो नासिक वाला केस नहीं सुना? अभी रुको कुछ दिन, अभी आलू की फसल आने दो, आ रही ना धीरे धीरे, आलू फसल आने दो ना, तुम्हारी सड़क पे फेंका जाए तो कहना, फेंका जाएगा कि नहीं फेंका जाएगा? आज तुम्हारे ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, आत्महत्या कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर इज द ओनली ऑक्यूपेशन विच हैज़ द हाई मोर्टेलिटी रेट। इकलौता ऐसा व्यवसाय जिसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है कि नहीं? फार्मर डिस्ट्रेस में है तुम्हारे। तो कुल मिलाकर आप ये बताइए, लैंड आज आपकी डिग्रेड हो रही कि नहीं हो रही है? एनवायरमेंटल जो है वो परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बचना किसी को नहीं है इसमें। ठीक है, इन्होंने ये सिद्ध किया।
हाँ सुन लो यार, सुन लो। हाँ ओ जानवरों, अपना क्वेश्चन पूछने के बाद किसी और को पूछने मत देना तुम लोग। हाँ, संसद मत बनाओ इसको भारत की। भूमि टैक्स देते थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि गरीबों को, मतलब किसानों को ही दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है? देखो, कॉर्नवालिस से पहले भारत में जो भूमि का मॉडल था बिल्कुल अलग था। भूमि जो थी वो राज्य की संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है। किसान टैक्स नहीं, किसान किराया देते थे, ठीक है। उसको जनरली कई इतिहासकारों ने उसको टैक्स वर्ड यूज़ कर दिया। वो बेसिकली रेंट हुआ करता था, इकोनॉमिक रेंट में आता था वो, ठीक है। तो उसमें यह था कि आप सारी भूमि किसकी है, राजा की है, ठीक है। और वो जनता के साथ नहीं थे। और जो खेती का मॉडल था वो बड़ा अलग था। वो सामूहिक खेती था, सहकारी खेती था। भूमि का जो मालिक होता था या भूमि की जो शक्तियाँ होती थी वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होती थी, ठीक है। तो जब ऐसे मॉडल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। भूमि जो था वो शोषण का हिस्सा नहीं था। हमने कुछ अजीबोगरीब, कॉर्नवालिस ने आया, कॉर्नवालिस सबसे पहले भूमि को खरीदने बेचने की चीज़ बना दी थी। सबसे पहला काम उसने यही किया था। और जो राज्य या केंद्र सत्ता से निकल कर वो जो है वो व्यक्ति के हाथों में चला गया। अब व्यक्ति के हाथों में जाने की वजह से उसको कैसे उसको डेवलप करना है ये बात समझना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भूमि है वो व्यक्तिगत हो गया, खरीदने बेचने की चीज़ हो गई। उसके बाद हमने और एक काम किया, हमने इसको राज्यों के हाथ में दे दिया, ठीक है। तो जो सुधार होने चाहिए थे वो सुधार धीरे धीरे, फिर पॉलिटिकल व्यवस्थाएं बदली और फिर हमने ये देखा कि हमने इसको जो है वो मर्सी पे लेकर चले आए, ठीक है। जय जवान जय किसान, उसके बाद हम इसको मर्सी पे लेकर चले आए। मतलब ये एक व्यवसाय होना चाहिए। हमारी नीतियाँ जो है बहुत ही भ्रमित हो गई कि हम इसको एक व्यवसाय के रूप में लें या हम इसको एक आश्रित के रूप में लें। बहुत लंबे समय तक हम परेशान रहे इसमें, ठीक है। तो होता क्या है कि जब गवर्नमेंट को कुछ पाना होता है तो इसको व्यवसाय के रूप में देखती है, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लाभ लेना होता है तो इसको गरीब के रूप में देखती है। आए हम तुम्हारा कर्ज वर्ज माफ कर रहे हैं, तुम्हें वोट देते रहो। तो ये सबसे भ्रमित वर्ग में से एक है। और इस भ्रम का शिकार, चाहे राजनीतिक भ्रम हो चाहे इसका स्वयं का भ्रम हो, इसको अपनी कीमत जो है वो खुद ही चुकानी पड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जब राजे महाराजे हुआ करते थे, वहीं से हमारा एक सिस्टम था, तो भूमि पर इतना दबाव नहीं था। उस समय हमारे हस्तशिल्प उद्योग जो है वो चरम पे पहुंचा हुआ था। राजाओं के पास एक, जैसे उनके दरबारी होते थे, कोई गाना गाता था, कोई हथियार बनाता था, कोई मोतियों की माला बना रहा है, बात बात पे राजा निकाल के दिया रहता है, राजा साहब आप महान हो, ठीक है, ले निकाल के। थोड़ा भी इधर कम पड़ रहा है तो हम भी तुम लोग ऐसे देते रहते, कुछ तारीफ करते निकाल के देते, ले, ठीक है। तो वो क्या होता था, उससे एक व्यवसाय जनरेट होता था, एक व्यवसाय जनरेट होता था। कोई आया, राजा को 6 पैक ऐप दिखा दिए, अब राजा खुश, बोले यार इतनी भारी तोन में भी इसको संभावना दिखाई पड़ रही है, तो क्या वो उस चित्र के लिए उसको क्या हुआ, मोती की माला निकाल के दे दी। तो क्या एक व्यवसाय जो है वो डेवलप होता था, हथियारों का व्यवसाय, हथकरघा। और ये लोग क्या होता, उसके संरक्षक हुआ करते थे। आप आए सुबह सुबह, एक अच्छी कविता लिखी, मेरा नाम ले लेके, अब मैं खुशी में तुम दरबारी कवि हो गए। आगे जब तुम देखोगे तो जितने भी कवि उसमें बताया गया है कि उनका घोड़ा हवा से बातें करता था, उनका भाला जो था वो दीवार फाड़ के निकल जाता था, ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ा जाता था। तो वो दरबारी कवि हुआ करते, इज्जत मिलती थी। यही काम होगा तुम लोग आगे चल के, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने राजा रजवाड़ों को पेंशनर बना दिया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर खुद पेंशन लेके घूम रहे थे इधर उधर। अब पेंशन पे तुम टेंशन लोगे या तुम जो है दरबारी कवि रखोगे, नहीं होगा ना। तो क्या हुआ, वो जो सारे लोग थे उनकी रोजगार खत्म हो गया, उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। कहाँ जाओगे, एग्रीकल्चर में। तो लैंड पे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, रकबा बढ़ना शुरू हो गया। फिर आपने उस बढ़ती हुई चीज़ को आपने जो है वो क्या कर दिया, बेचने खरीदने की चीज़ बना दी और लोगों के हाथों में निहित कर दिया, यानी वो लालच का हिस्सा हो गया। अब उसका जो है वो सही इस्तेमाल होना बंद हो गया। तुम्हारे यहाँ क्या होना चाहिए था, तुमने भी आज़ादी के बाद लगभग वही किया जो ब्रिटिशर्स ने किया, बस खाली बस कलर चमड़ी का चेंज हुआ था, नीतियों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदला हुआ। होना ये चाहिए था कि तुम्हें अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को या तो सेकेंडरी या टर्सरी में शिफ्ट कराना चाहिए था, उद्योग में या सेवा में। आप नहीं करा पाए। आज भी 55% आबादी जो है वो कहाँ पे टिकी पड़ी है, इस लैंड पे टिकी हुई है। और आपकी कोई नीति नहीं है। पानी को आप अलग तरीके से देखते हो, भूमि को आप अलग तरीके से देखते हो, किसी भी राज्य में सामान बेचने को आप अलग तरीके से देखते हो और उस पर लगने वाले टैक्स को आप अलग तरीके से देखते हो। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान को देखे किस नज़रिए से। भाई सरकार आपसे जब कोई सर्विस क्लास होता है उससे टैक्स लेती है, उसके बदले उसको बिजली दे रही है, सड़क दे रही है, पानी दे रही है, मॉल्स दे रही है, सब दे रही कि नहीं बना बना के। किसान से टैक्स ले नहीं पा रही है, मदद उसको करना है। तो किसान तो आज बेचारा वर्ग है ना। सहकारी खेती तुम्हारे यहाँ
कोऑपरेटिव फार्मिंग, लैंड बैंक्स, सहकारी संस्थान, माइक्रो क्रेडिट्स जो किसानों को मिलने चाहिए थे, कहाँ है तुम्हारे पास? कहाँ है? कहीं नहीं। तुमने इस वर्ग को सबसे ज़्यादा भ्रमित करके रखा है, सबसे ज़्यादा। इस पर कोई पॉलिसी नहीं थी, और उसका सबसे बड़ा कारण कि आज़ादी के बाद से किसान वर्ग का कोई बढ़िया नेता ही नहीं निकल कर आया। ठीक है, कोई जो उस पर काम कर सके, कोई उस पर अच्छे से जो पॉलिसी बना सके। जैसे आपने इकोनॉमी के लिए नीति आयोग बना दिया, किसान आयोग भी तो होना चाहिए था भाई। तुम्हारी राष्ट्र का 55% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर में है, तो तुम्हारे पास एक स्पेशलाइज जो है वो नीति आयोग नहीं होना चाहिए था? तुम्हारे 7 से 8% जीडीपी वाले के पास रेलवे का अलग विभाग होता था, एग्रीकल्चर के लिए अलग से कुछ नहीं होना चाहिए था? बजट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपको ये सोचना चाहिए था 55% आबादी जहाँ रोजगार पा रही है, उसके लिए मेरे पास एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप 27% हिस्सेदारी वाले को, जो विनिर्माण है, उसके लिए आप इतना तामझाम कर रहे हो, और जो 55% अपनी हिस्सेदारी रख रहा है उसके लिए आप कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब पूरा टाइम क्या है कि जो अंग्रेज हमें देकर चले गए हम उसी को कैरी करते रहे। हमसे कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया, बहुत भ्रमित नीतियों के शिकार रहे हम लोग। ठीक है, तुम लोगों ने खिराज व्यवस्था के बारे में सुना होगा, तुम लोगों ने दस्तकारी सुना होगा, तुम लोगों ने मुगल कालीन में अगर बात करोगे, शुरुआती दौर से, आज से नहीं, जब तुम आर्य वैदिक काल भी पढ़ोगे तो उसमें ज़मीन जो है वो निजी संपत्ति कभी नहीं रही है। भूमि को माँ या ना खरीदे बेचने जाने वाली चीज़ मानी जाती थी। कॉर्नवालिस ने सबसे पहला काम यही किया, उसको खरीदने बेचने की चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जमींदारी में। ठीक है, वहीं से हमारा पतन शुरू हुआ। हमें पता ही नहीं, हमें एक्चुअली एग्रीकल्चर को लेकर सच्चाई है ना, भारत में कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। आपको एक तरफ शिफ्ट करना चाहिए। आपको किसान से टैक्स लेना है तो टैक्सेबल इनकम उसकी बना तो लो। जब टैक्स लेने की बारी आती है तो बेचारा है, कर्ज माफी की बारी है बेचारा है। ठीक है, और उस बेचारे के चक्कर में उसको लपेट के रख दिया, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या। उसको पहले बोता है फिर फेंकता है, फिर पहले बोता है फिर बेचने जाता है, तो सरकार की ओर देखता है कितने बेचें ये बताएंगे भैया हमारे। वो बैठ के बताता है CSCP में, जिसने कभी ज़िंदगी में जो है वो कभी फावड़ा भी ना पकड़ा हो, वो कैलकुलेट करके बताता है कि तुम्हारा गेहूँ इतने बिकेगा, तुम्हारा चावल इतने बिकेगा, वो कैलकुलेट करता है। तो एक्चुअली में तुम्हारा एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है। डिसीजन ले कौन? बड़ी योजनाएं केंद्र बना रहा है, विषय किसका है? राज्य का है। और एग्रीकल्चर तो डेरिवेटिव इनपुट्स होते हैं। पानी तुमने समवर्ती सूची में छोड़ रखा है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? पैन इंडिया मार्केट तुम बेच नहीं पा। सीधी सी बात है यार, जिसको भी छोटे भी इकोनॉमिक्स पता है, किसी राज्य में किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो उस राज्य में उसकी कीमत क्या हो जाएगी? राज्य के बाहर तुम बेच नहीं सकते, राज्य के बाहर तुम बेच नहीं सकते। अब लो, ये तो बड़ी मुसीबत है। तो इसके लिए तो इकोनॉमिक्स ही बड़ी गंदी बनाई गई है। देखो, गुजरात और मोदी ये दो ऐसे नाम हैं जिनसे तो वो कुछ भी अच्छा कर ले, तुम उसको जो है वो केवल आप उसको जो है निगेटिव ही देखोगे। गुजरात को मॉडल से थोड़े ना, गुजरात को दंगे से याद किया जाता है। भाई उसके पास रेमिटेंस आ रहा है, उससे ज़्यादातर लोग बाहर हैं, उसने उसी चीज़ को क्या किया? इस्तेमाल किया। अरे तुम्हारी आज़ादी के पास बहुत से ऐसे कारण थे, तुम इसको इम्प्रूव कर सकते थे। तुम्हारी पॉलिटिक्स ने इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा क्या अंधेरे में रखा है। तुम कहीं भी उठा के देखना, तुम्हें अपने देश में कभी एग्रीकल्चर को लेकर कोई पॉलिसी स्पष्ट नहीं दे। आखिर तुम कर्ज दे रहे हो या उससे कर्ज ले रहे हो या उसको जो है वो ब्याज ले रहे हो, तुम्हारे पास कोई पॉलिसी है उसकी? कोई भी चेक बैक, कोई मुझे एक पॉलिसी बता। कर्ज माफी तुम किस बेसिस पे कर रहे हो? तो आज किसान की कर रहे हो, तो कल तुम भी जाके कर्जा ले लो, बोले 2 लाख माफ करो, हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं, हम चिंतामणि, हमें 4 एग्जाम देना अभी। ठीक है, जब बोल तो हमारी भी कर्ज माफी करो। तो कर्ज माफी से, अच्छा कर्ज माफी का पर्पस क्या? किसी भी काम का एक उद्देश्य होता है ना, क्या हासिल करना चाह रहे हो उससे? कृषि का कोई लाभ इसमें हो तो मुझे बता देना। अगले साल वो किसान जो है निकल पड़ेंगे, बोले आहा मेरे अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो गया, अगले साल झूम झूम के खेती करेंगे। समस्या तो जस की तस है। और कर्ज किसका माफ हो रहा है ये तो बताओ? कितने लोगों को संस्थागत लोन मिला हुआ है? मीडिया ने हल्ला मचा दिया, कांग्रेस पार्टी जो है खड़ी होकर बोल रही है हमने, और दोनों पार्टियां, ऐसा भी नहीं कि कोई एक पार्टी हो, दोनों पार्टियां आ रहे हैं कर्ज माफ, आ रहे हैं कर्ज माफ। उनको भी समझ में आ गया भैया कुछ हो चाहे ना हो, ये थोड़ी देर के लिए नब्ज तो हाथ में आई है। तो क्या होगा उससे? आउटपुट क्या निकल रहा है? तुम उसको करना क्या चाह रहे हो, उसको देना क्या चाह रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है।
तो तुम्हारे एग्रीकल्चर का तो वो जब तक जिंदा है तब तक काम चलाते रहो, ना उसका जो है कॉकरोच वॉकरोच खाना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, उसको किसी लायक तुमने नहीं छोड़ा है। तुम्हारे देश में मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि मैं इतना जो है पढ़ा है, मुझे आज तक कभी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं दिखाई पड़ी अपने देश में। पॉलिसी तो हम बहुत कुछ बनाते हैं और हर पॉलिसी हमारी एक तो फेल रही है। हमने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बनाई, हमने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाई थी, हमने स्वच्छ जल को बांटने की पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी तो हम खूब बना लेते हैं। सर कॉर्नवालिस से पहले सारी लैंड, सारी प्रॉपर्टी सब ये राज्य के अंडर ही होती थी। राज्य में होती थी या जनता के हाथ में निहित होती थी, व्यक्तिगत नहीं होती थी। तुम उसके स्वामी नहीं हो सकते, भूमि के स्वामी नहीं हो सकते थे। भूमि का स्वामी अगर वैदिक काल में जाओगे तो भूमि का स्वामी राजा होता था, ठीक है, वही इसमें शक्ति निहित थी। सर तब कोई प्रजा का घर भी होता है, मान लो किसी का घर है तो राजा के टाइम में वो भी अब वो राजा का ही कहलाएगा। नहीं, खेती और घर एक साथ कैसे ले रहे हो? एक सारी जमीन उसकी बात, जमीन अलग चीज़ है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जमीन उसी की बोती, जो जमीन का उपयोग रहने के लिए थोड़ा नहीं किया जाता था। जमीन का उपयोग बोला, एक पहले एक नारा हुआ था, जमीन उसी की जो उस पर बोए। आगे चलकर जब तुम लेफ्ट का मूवमेंट पढ़ते हो तो उसका ये नारा है, जमीन उसकी जो उस पर जोते बोए। तो जोते बोने का मतलब उसका इकोनॉमिक आप जो है वो व्यू निकालते, उस पर एक रेंट देते थे राजा को या जो भी XYZ होता था। तुम्हारे देश में सामूहिक कृषि कहाँ होती है? मेड़ के लिए तो गोली चल जाती है, ठीक है। कॉर्नवालिस हमें यही देके चला गया। मुझे अपने भारत की पॉलिसीज में कभी भी मुझे एग्रीकल्चर पॉलिसीज नहीं दिखाई पड़ी मुझे, और जो कुछ भी हो रहा है उससे कृषि का कोई भला होने नहीं जा रहा है, ठीक है, उससे बर्बादी हुई। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लो सपोज दैट कितने लाख करोड़ रुपए बजट गया, ठीक है, सभी स्टेट्स का मिला लोगे तो तुम्हारे यहाँ जो SMEs थे या तुम्हारे यहाँ जो कॉटन इंडस्ट्री थी उनको लोन चाहिए था ना, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब बेवकूफ़ तो बना दिया तुमने जनता को, ठीक है। जो एसेंशियल था, जो तुम्हें आगे चलकर सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकता था, जो तुम्हारा कुटीर उद्योग था या लघु उद्योग था, वो क्या हो गया तुम्हारा, उसको तुमने निपटा दिया। और उसको पैसा अब कहाँ रहेगा? फिर क्या होगा, जब कुटीर उद्योग नहीं तो फिर भागकर कहाँ जाओगे? कृषि में। कृषि में क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ जाएगा। दबाव जब बढ़ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तुम्हारी फार्मिंग जो कमर्शियल ना होकर सब्सिस्टेंस हो जाएगी जीविका के लिए। फिर क्या होगा, जब सब्सिस्टेंस हो जाएगी, जरा सा फ्लक्चुएशन हुआ तुम तो बर्बाद, ठीक है, क्योंकि आज एक एडिटोरियल और दिया, जलवायु परिवर्तन से कृषि उपज घट रही है। फिर क्या करोगे? फिर अब किससे मांगोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? नहीं घट रही है।